Welcome to my channel. Today we will discuss about B part of chapter calorimetry, which is the change of phase and latent heat. तो चेंज ऑफ फेज के बारे में हम लोग बात करेंगे. प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन क्या कहलाता है, लिक्विड टू गैस और वेपर्स, then vapor to solid. So these all are the conversions. That is the change of state or change of phase. Solid, liquid, gases के. We will discuss about it. And we have to study about the latent heat. So initially I will talk about latent heat. What is latent heat? Latent heat. ये term definition जानने से पहले मैं एक दो क्वेश्चंस आई विल पुट अप इन फ्रंट ऑफ यू कि पहली चीज, बचपन से हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करते आए कि आइस जो है हाथ में लेते हैं तो वी फील कि ठंडा है, बट व्हाट इज एग्जैक्टली नेचर ऑफ आइस? नेचर ऑफ आइस इज हॉट. नेचर ऑफ आइस इज हॉट. रिगार्डिंग दिस वन जस्ट आई कैन गिव द टू जस्टिफिकेशन. हम जब कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद अगर जहाँ पे इंजेक्शन लगा है दैट पार्ट गेट स्वेलो, तो हम लोग वापस से डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं. व्हाट डॉक्टर सेज, डॉक्टर बोलते हैं उस जगह पे बर्फ लगा लो. एंड लगा लो नहीं बोलते, दे से कि बर्फ से सेक लो उस जगह को. मतलब आइस से सेकना बेकिंग. और बेकिंग मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट इज हॉट इन नेचर. दूसरा एक और एग्जाम्पल आई कैन गिव यू रिगार्डिंग दिस वन. अगर हम आइस का एक पीस जो है ब्लॉक वो हाथ पे रखे रहें और बहुत टाइम तक हम उसके कांटेक्ट में रहें तो हमारे वी सी द ब्लिस्टर्स ऑन आवर हैंड और पाम. एंड फिर उसको हम लोग एक प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं कि दैट पार्ट गेट आइस बर्न. उसको आइस बर्न बोलते हैं. आइस बर्न, बर्निंग मतलब हॉट इन नेचर. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ आइस बाय दीज टू जस्टिफिकेशंस? नेचर ऑफ आइस इज हॉट. तो हॉट. अभी एक मैं स्पेसिफिकली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैटेंट हीट. एग्जैक्टली क्या है, फिर हम लोग पॉइंट पे आएंगे. वी विल सी ऑल द टर्म्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, बट इनिशियली आई विल टॉक अबाउट द लैटेंट हीट. सिंपल वे, हम लोग अगर एक ऑब्जर्वेशन के बारे में सोचें, इफ वी आर गोइंग टू बॉयल द वाटर को हम बॉयल कर रहे हैं तो क्या होगा? वाटर को बॉयल करते हैं तो एट 100 डिग्री जब टेम्परेचर पहुंचता है, बाय दैट टाइम वाटर टर्न्स टू वेपर. इट मीन्स देयर इज द चेंज इन स्टेट ऑफ लिक्विड टू वेपर एंड वी आर बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस. सो टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज. बाय दैट टाइम बॉडी चेंजेस its state from one to another. But what is, just we have to think about the melting of ice. अगर हम melting of ice के बारे में सोचें, ice को हमने ऐसे रख दिया, temperature of the surrounding we are not changing, but ice get melt. That turns to liquid to solid to liquid. It means in that case ice change its state from solid to liquid without changing the temperature of the surrounding. Temperature of the surrounding is constant. It means there is some hidden heat inside the ice which is responsible to melt itself, and that hidden heat is called latent heat. So one by one we will see all the terms. So I think so the concept of latent heat is clear. Means if we are not changing the temperature of the surrounding and material, any body change its state from one to
another without changing temperature of the surrounding, then that amount of heat which is required to do so will be called as latent heat. Okay, now we'll see. So first term we have change of phase or state and latent heat. So what is the change of phase? The process of change from one state to another at a constant temperature. This part is very important. At constant temperature is called the change of phase. In earlier classes what we have studied, that is here, if any body change its state from solid to gas, that is called the sublimation. What example may be of sublimation? Camphor and naphthalene ball. कैम्फर या नेफ्थलीन बॉल को हम लोग ओपनली ऐसे रखते हैं तो आफ्टर फ्यू डेज वी ऑब्जर्व दैट गेट डिसअपियर, इट मीन्स दैट वाज इन सॉलिड स्टेट. सो लिक्विड में तो कन्वर्ट होता नहीं है, सो दैट टर्न्स टू वेपर और गैस. सो सॉलिड टू गैस, दैट इज कॉल्ड sublimation. Next is solid to liquid. Of course we know melting of ice. Ice changes its state from solid to liquid, that is called melting. And liquid to gas is the vaporization. Liquid to gas, any example we can give regarding this one? Liquid to gas, that is vaporization. Any liquid, if we are going to heat it, it gets vaporized. Then gas to liquid is condensation, formation of gas to liquid. And then liquid to solid is freezing, that is the formation of ice. And gas to liquid also we can say, if we are going to keep a glass of cold water, then we observe that around the glass some droplets are going to be appear after some time. It means whatever vapor is inside the atmosphere that get deposited on that one, that process is called condensation. Okay, and gas to solid, that is the solidification. So these all are the change of phase. Now melting and fusion. Melting and fusion. What is melting? What is melting? The change from solid to liquid. Melting, of course, solid to liquid, already we have discussed. The change from solid to liquid phase by the absorption of heat at a constant temperature is called melting. Like melting of ice, surrounding temperature is constant and liquid phase by absorption of heat at constant temperature is called melting. Now second is melting point of the solid, the constant temperature at which a solid changes to liquid. Solid changes to liquid is called melting point of solid. Is called melting point of solid. Thus heat energy is absorbed during melting and it is rejected during freezing at a constant temperature. So at 0 degree Celsius, ice to water, conversion of ice to water, melting, absorption, melting, that process is called melting, and there is the absorption of heat. Absorption of heat takes place. And water to ice, rejection of heat, that is the freezing. Ice to water, absorption of heat takes place, ice to water, and water to ice, rejection of heat. Okay. Next is heating curve of ice during melting. This, what it is? This is time axis, axis of time, and this is about the temperature. This is y-axis is the temperature of axis of temperature, and this is the axis of time. Now in this case we are observing initially at 0 degree, if we mix the water with the ice,
then after certain interval of time, it start to means temperature increases and it comes over here. So it is the heating curve for ice initially at zero. Okay. Now change in volume on melting. So most of the substances like lead, wax, etc. expand on melting. But some substances like ice contract on melting. It is contradictory part. We know everything कि as we boil the water, we are talking about boiling, not melting. बॉइलिंग की अगर हम बात करें तो जब हम किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है. लाइक घर में हम दूध को हीट करते हैं, जब दूध को गर्म करते हैं तो दूध का जो लेवल है इनसाइड द वेसल दैट राइजेस अप मतलब क्या हुआ, मास तो उसका वही रहने वाला है, या अगर कुछ वेपराइज हुआ तो शायद मास कम हो जाए, बट वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस. तो यहां पे वही लिखा था, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक लेड, वैक्स एक्सेट्रा एक्सपांड्स ऑन मेल्टिंग. जब वो मेल्ट होते हैं तो एक्सपांड होते हैं. बट सम सब्सटेंसेस लाइक आइस कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग. आइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑन मेल्टिंग, बिकॉज वी नो आइस का डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर. दैट इज द रीजन आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. तो डेंसिटी कम है तो इसका वॉल्यूम जो है वो ऑन मेल्टिंग इट विल कॉन्ट्रैक्ट. नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जस्ट वी कैन गिव द जस्टिफिकेशन फॉर दिस वन. वी कैन राइट, वी नो सिंस डेंसिटी is mass per unit volume, so as I said कि density of ice is less than that of the density of water. तो अगर density of ice is less, we are talking कि density कम है तो mass भी definitely ये value smaller है, density less है तो ये value smaller है, तो volume will increase. That reason is there. Now effect of, next part is the effect of pressure on the melting point. Melting point of the substance which contract on melting decreases by increase in pressure. जब हम pressure बढ़ाते हैं तो melting point क्या होगा, decrease होगा, right? As there is increase in the pressure, there is the decrease in melting point. Again I will repeat this part. The melting point of a substance which contract on melting decreases by the increase in pressure. Pressure will increase, so melting point will decrease. For example, melting point of ice decreases by 0.072 degrees Celsius for every 1 atmosphere rise in temperature. On the other hand, the melting point of the substance such as wax, lead which expand on melting increases by increase in pressure. ये exception है. Okay. Now next part is the effect of impurity on the melting point. Very interesting part. Effect of impurity on the melting point. The melting point of a substance decreases by presence of impurity in it. बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि कुल्फी जो होता है उसको फ्रीज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पे सॉल्ट यूज करते हैं. तो सॉल्ट इज काइंड ऑफ इम्प्योरिटी, तो दैट डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, कम कर देता है. तो मेल्टिंग पॉइंट कम कर देगा तो जल्दी मेल्ट नहीं होगा. सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेज बाय प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन इट. Next is vaporization or boiling. The change from liquid, vaporization or boiling. Water boil करते हैं तो क्या होता है, at 100 degree it changes its state from liquid to vapor or gas. तो
temperature, constant temperature is 100 degree. At 100 degree, boiling point will takes place. That is, the vaporization will takes place because boiling point of water is 100 degree Celsius. So the change from liquid or vapor to gas phase on absorption of heat at constant temperature, that temperature is 100 degrees Celsius over here, is called the vaporization. The particular temperature at which vaporization occurs is called the boiling point of liquid. So this is regarding the boiling point. And we know boiling point of water is 100 degree Celsius. Similarly, the change from vapor to liquid phase, vapor to liquid now, on rejection of it at constant temperature is called condensation. Initially वो flow chart में हमने सब कुछ बताया था. And the particular temperature at which the condensation occurs is called the condensation point of vapor. जिस particular temperature पे condensation occur होता है, that is called the condensation point of vapor. Now heating curve of water, we know कि वाटर जो है वो कौन से टेम्परेचर पे हीट होता है या बॉयल होता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. सो ये ग्राफ इज रिगार्डिंग दैट वन. तो यहाँ पे हमें दिया है हीटिंग कर्व फॉर वाटर. सो वी नो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100, एनी लिक्विड इज देयर, सपोज दैट्स इनिशियल टेम्परेचर इज 20. दिस हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम हियर, सो इनिशियल टेम्परेचर इज 20. एज वी आर गोइंग टू हीट इट, सो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, एट अ सर्टेन टाइम इट्स टेम्परेचर रीचेस टू 100 डिग्री, राइट. एट 100 डिग्री it start to boil, so 100 degrees its boiling point, then this liquid will turns to vapor. So it is the heating curve of water. Immediately water will not turns to vapor. At what temperature it will turns to vapor? At 100 degree Celsius. So now next is change in volume on boiling. Change in volume on boiling, of course we know, as I have given the example. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब हम बॉयल करते हैं किसी चीज को तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है. एक इंटरेस्टिंग टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज द बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ, नो, चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या पढ़ा है? चार्ल्स लॉ, रिमेंबर, चार्ल्स लॉ में एक ऑब्जर्वेशन मैं देता हूं. चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट भी हम लोग देख लेंगे और ये सेम स्टेटमेंट है, मतलब इट इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट बट कंसेप्ट इज सेम. चार्ल्स लॉ, और सिंपल वे वी कैन रिमेंबर अबाउट द चार्ल्स लॉ, जस्ट चार्ल्स लॉ हैज कम फ्रॉम चाय. चाय जब हम बनाते हैं या दूध को बॉयल करते हैं तो क्या होता है? सपोज आप इमेजिन करो कि आप किचन में हैं और किचन का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या सराउंडिंग का टेम्परेचर, वो क्या है? कांस्टेंट है, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज. बट जब आपने दूध को किसी वेसल के अंदर रख के उसको ओवन पे रखा, तो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, हम जैसे टेम्परेचर राइज करते हैं तो क्या होता है? लेवल ऑफ मिल्क इन द वेसल इंक्रीज. इट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीजेस. व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर हैज increased, but the pressure of the surrounding medium is constant. So what is our observation? कि as temperature increases, volume also increases at constant pressure. So this is the Charles law. तो चार्ल्स लॉ कहां से आया? किचन से, जब हम चाय बना रहे थे. फ्रॉम दैट वी गेट दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट. ओके, तो इट इज सिमिलर टू दैट कि जब हम किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं, while we are boiling, so what happens? Its volume increases with the rise in temperature. So at boiling point, what will happen? Its volume increases. So that concept is here. So all liquids expand on boiling. Now next part, okay, so this we can say it is given according to
according to Charles law. I can write it according to Charles law. What is the Charles law? What is the Charles law? I mentioned volume of a liquid is directly proportional to temperature at constant pressure. At constant pressure. This concept is here. Now effect of pressure on the boiling point. Pressure, as pressure increases, boiling point क्या होता है उसका? Boiling point क्या होता है? Increase होता है. Pressure increase होता है तो boiling point increase होता है. Now थोड़ा controversial है. मैं एक जो टेक्सटुअल एग्जाम्पल है दैट आई विल गिव फर्स्ट, कि जब हम हिमालय पे जाके माउंटेन या हिल्स के ऊपर वहां पे जाके खाना पकाते हैं तो इतना आसानी से खाना नहीं पकता है. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज एट द टॉप ऑफ हिमालय और एनी माउंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो बढ़ जाता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है. इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज हो जाता है. तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि वाटर जो है एट एनी टॉप ऑफ द माउंटेन, जो वहां वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, जो यूजुअली हमने क्या पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, बट टॉप ऑफ द माउंटेन इट डिक्रीजेस, और वो सपोज 80 डिग्री हो गया. तो 80 डिग्री पे वहां पे वाटर बॉयल होने लगेगा. मतलब 80 डिग्री जब उसका टेम्परेचर है तो उसके अंदर हीट का कंटेंट कम है. ये कंट्रोवर्सी जो है मैं उसको क्लियर कर रहा हूं. 80 डिग्री पे अगर वाटर बॉयल हो रहा है, इसका मतलब उस बॉइलिंग वाटर के अंदर हीट का कंटेंट कम है, बिकॉज टेम्परेचर कम है. तो अगर कम हीट है तो जब हम उसके अंदर कोई ग्रेडियंट खाने वाला डालेंगे पकाने के लिए तो कम हीट उसको मिलेगा, सो जल्दी कुकिंग नहीं होगा. आई थिंक सो दैट इज इजी. नाउ सेम वे प्रेशर कुकर का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर हम लोग नीचे से बढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो प्रेशराइज हो जाता है, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके वजह से प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है. दैट इज द रीजन दैट इज कॉल्ड द प्रेशर कुकर. तो प्रेशर बढ़ गया, एंड एज प्रेशर इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस. और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सपोज आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री से ज्यादा हो गया. और अगर 100 डिग्री से ज्यादा हो गया तो हम जो भी ग्रेडियंट उसके अंदर डाले हुए हैं उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया. 100 डिग्री से ज्यादा पे वाटर बॉयल हो रहा है, सो दैट कंटेन्स मोर हीट, और ज्यादा हीट ग्रेडियंट को मिला तो फटाक से खाना जो है वो पक जाता है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रेशर कुकर. आई थिंक सो all the concepts are clear. Once again I will repeat this part about the pressure cooker, कि प्रेशर कुकर में जब हम हीट करते हैं जो भी लिक्विड है, सपोज वाटर है, तो जब प्रेशर बढ़ता है कुकर के अंदर तो क्या होगा, कुकर के अंदर जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट आल्सो विल इंक्रीज. और बॉइलिंग पॉइंट अगर वाटर का सपोज नॉर्मली 100 होता है, वो 125 हो गया, तो 125 डिग्री पे उसके अंदर हीट का कंटेंट ज्यादा होगा, और वही हीट जो है, ज्यादा हीट जो है वो ग्रेडियंट को, फूड ग्रेडियंट्स को मिलेगा, तो दे विल कुक इजीली एंड क्विकली. आई थिंक सो दैट इज सो क्लियर. नाउ वी विल रीड दैट पार्ट. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड increases with the increase in pressure and decreases with decrease in pressure. So boiling point, I can say boiling point is directly proportional to pressure,
as pressure increases, boiling point also increases, pressure decreases, so boiling point also decreases. And as pressure increases, okay, so we have mentioned boiling point increases, boiling point increase होगा तो heat का content ज़्यादा होगा, heat का content ज़्यादा होगा तो it will be easy to cook food inside that. That is here. So at example, ये already हमने example दिया था, क्या है? At high altitudes such as hills and mountains, the atmospheric pressure is low, that is less than 1 atmospheric pressure. Pressure decreases. As pressure decreases, boiling point also decreases. Okay, therefore water boils at temperature lower than 100, less than 100, and so it does not provide the required heat. अगर वो 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे ही वाटर बॉयल होने लगेगा तो उसके अंदर हीट का कंटेंट कम होगा और फिर वो हीट जो है वो फूड ग्रेडियंट को कम प्रोवाइड करेगा, सो कुकिंग विल बी डिफिकल्ट, इट विल नॉट बी सो दैट मच कन्वीनियंट, and so it does not provide the required heat energy to its contents for cooking. Thus cooking there becomes very difficult and it takes a much longer time. यहाँ मैंने प्रेशर कुकर वाला भी एग्जांपल दिया कि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, एज प्रेशर कुकर के अंदर जब गैस वेपराइज होने लगती है, गैस में एक्सपांसन होने लगता है, सॉरी लिक्विड में एक्सपांसन होने लगता है तो उसके अंदर की जो गैस है दैट गेट प्रेशराइज, तो प्रेशर इंक्रीजेज, और जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट आल्सो विल इंक्रीज, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड द प्रेशर कुकर आल्सो इंक्रीजेज एंड इट गोज बियॉन्ड 100 डिग्री. और अगर बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री से ज्यादा हो गया, इसका मतलब दैट कंटेन्स मोर एंड मोर हीट, फिर वो इजिली जो भी कंटेंट्स हैं फूड के उनको हीट इजिली ट्रांसफर होता है, ज्यादा हीट ट्रांसफर होता है, सो दे गेट okay, prepare quickly. Next is effect of impurities on the boiling point. The boiling point of a liquid increases with addition of impurity. और फिर से हमें boiling point अगर बढ़ गया, we are talking कि impurity डालने से boiling point बढ़ गया तो फिर हीट का कंटेंट ज़्यादा होगा. फिर से इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हम लोग खाने में नमक डालते हैं, ठीक है, और खाने को जब हम लोग कुक करते हैं तभी सॉल्ट डालते हैं, तो जितना जल्दी सॉल्ट डालेंगे उसके अंदर तो फिर क्या होगा, सॉल्ट जो है, सॉल्ट इज काइंड ऑफ इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है. बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, वाटर के अंदर सॉल्ट डाल दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, दैट बिकम्स मोर देन 100 बिकॉज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री, तो 100 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब वो ज्यादा हीट कंटेंट करके रखेगा. सो जो भी फूड स्टफ्स हैं जिनको हम कुक कर रहे हैं वो क्या होंगे, दे विल रिसीव मोर हीट और फिर वो इजिली कुक हो जाएंगे. सो सेम एक्सप्लेनेशन वी कैन गिव ओवर हियर कि effect of impurity on the boiling point. The boiling point of a liquid increases by addition of impurity to it. So latent heat and specific, okay, example I have given about the common salt कि common salt हम लोग खाने में डालते हैं तो क्या होता है, common salt is kind of impurity की वजह से boiling point increase होता है, boiling point increase हुआ तो suppose it crosses 100 degree, about water I am talking, तो फिर से अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हीट कंटेंट होगा, तो ज़्यादा हीट वो फूड स्टफ को मिलेगा जिसको हम कुक कर रहे हैं, सो कुकिंग विल बी इजी. नाउ नेक्स्ट इज द लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑलरेडी इन बिगनिंग आई हैव मेंशन कि लेटेंट हीट क्या होता है, अबाउट द आइस. क्या बताया था कि आइस का नेचर हॉट होता है, कैसे हम लोग बोल सकते हैं उसके लिए जस्टिफिकेशन बताया था. एंड अभी ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर इफ वी हैव अ ब्लॉक और पीस ऑफ आइस एंड वी आर गोइंग टू कीप इट ओपनली हियर, so what happens, after some time
it melt. जबकि हम surrounding का temperature is constant, it is not going to be changed. So at constant temperature, if means any solid state, any ice change to water without change in the temperature of the surrounding, so it means some heat is hidden inside that ice, and that hidden heat is called, which is responsible to melt itself, that hidden heat is called latent heat. So just we will write, heat energy is absorbed by a solid during melting. लाइक नॉर्मल सी बात है, किसी चीज को हमें मेल्ट करना है तो उसको हीट करना पड़ता है, बट आइस के केस में हमें अलग से हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है. दिस पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड. एंड an equal amount of heat energy is liberated by the liquid during freezing without showing any change in temperature. Similarly, heat energy is absorbed by the liquid during vaporization, and an equal amount of heat energy is liberated by the vapor during condensation without showing any change in temperature. So latent heat is represented by L. It is the heat absorbed or liberated for change of phase without change in the temperature of the surrounding per unit mass is called latent heat. So latent heat is, this term is our Q, amount of heat absorbed or liberated, and M is the mass. So we will get one very important formula every time we will write Q is equals to M into L. Terms must be clear. Q is the amount of heat absorbed or liberated, and M is the mass of the body, and L is the latent heat. Thus, specific latent heat of a phase is the quantity of heat energy absorbed or liberated by the unit mass. वही है, यहाँ से डिफाइन किया है. Amount, it is the ratio of, or it is that specific latent heat is the heat absorbed or liberated for the change of phase per unit mass of a substance for the change in its state at constant temperature. This part is very important. Temperature of the surrounding remains constant. एंड अदर वे अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया तो बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा नॉर्मली. सो Q इज ml, M mass, and L is the specific latent heat. Now unit of specific latent heat, already we have studied this part. We can say, since Q is ml, so L specific latent heat will be Q by M. So unit of specific latent heat, it will be unit of Q, that is, okay, I will write unit of Q upon unit of mass. So we know unit of Q is joule, and this is mass is gram. So it is, kg. So it will be joule per kg. सबसे basic unit. Other units are there. Other units that we can see. It is unit नहीं है, conversion है. Basic unit यही है, joule per kg. So joule per kg. Here joule के जगह calorie per gram to joule per gram. Any conversion is there that we have to remember. Okay, next part is the specific latent heat of fusion. दो है, एक फ्यूजन है और एक वेपराइजेशन आएगा. फ्यूजन क्या है? फ्यूजन एंड वेपराइजेशन. वेपराइजेशन नाम से ही क्लियर है, वेपर, लिक्विड टू वेपर, एंड फ्यूजन इज द मेल्टिंग ऑफ आइस, सॉलिड टू लिक्विड. सो latent heat of fusion I am going to define. Latent heat of fusion हमें हमेशा ध्यान में रखना है. latent heat of fusion is an example of melting of ice, and latent heat of vaporization is boiling.
ऑफ वाटर, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली वाटर. मैं दोनों के लिए एग्जाम्पल्स बताऊंगा. एक का तो क्लियर है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द मेल्टिंग ऑफ आइस. हाउ इट टेक्स प्लेस. आइस को हमने, फिर से वही रिपीट कर रहा हूं मैं, आइस को हमने रखा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बट आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट आइस मेल्ट्स. तो सॉलिड से लिक्विड में उसका स्टेट चेंज हो गया विदाउट चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो इन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, the specific latent heat of melting of ice is the heat energy required to melt unit mass of ice at 0 degree, because melting of ice takes place at 0 degree, to water at 0 degree without any change in temperature, or temperature of the surrounding remains constant. On the other hand, latent heat of fusion of ice is the heat energy released when a unit mass of water at 0 freezes to ice at 0 degree without any change in temperature. So we have to remember this part. Now next is the explanation of latent heat of melting on basis of kinetic model. When a solid changes into liquid without any change in temperature, the average kinetic energy of the molecule does not change, because kinetic energy of any molecule changes with change in temperature, but the separation between the molecule on an average increases as temperature. Okay. Next part is natural consequences of high specific latent heat of fusion of ice. ये सब कॉमन से एग्जाम्पल हैं, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है. वन बाय वन आई विल डिस्कस. पहला है स्नो ऑन माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट एट ऑल वंस. एक बार में मेल्ट नहीं होता. तो स्नो या आइस का स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज वेरी हाई. इट इज वेरी हाई. ओके, दैट इज द रीजन कि एक बार में मेल्ट नहीं होता, स्लोली मेल्ट होता है. The reason is that the ice has high specific latent heat of fusion, which is equals to 336,000. It is due to this fact that it changes into water slowly, because बहुत ज़्यादा heat require होता है, as it gets heat energy from the sun. If latent heat would have been low, अगर latent heat कम होता तो क्या होता, पूरी की पूरी आइस immediately melt हो जाती. All the snow would have melted in short time for getting heat from the sun and would have been flood in rivers. Next is, in cold countries, water in lakes and ponds does not freeze all at once. पूरी तरह नहीं फ्रीज होता. सेम रीजन कि जो आइस है उसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज वेरी हाई. द रीजन इज दैट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज सफिशिएंटली हाई. द वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स विल हैव टू लिबरेट large quantity of heat to the surrounding before freezing. The layer of ice if formed on water, being a poor conductor of heat, will also prevent the loss of heat from water of lake. Hence it does not freeze all at one. Okay, probably in 9th standard एक similar concept था. अपने heat टॉपिक पढ़ा था, उसमें ये भी पढ़ा था कि जो लेक के अंदर का एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो डैमेज नहीं होते जब आइस वहाँ पे फ्रीज हो जाता है. तो आइस जो फ्रीज होता है उसके अंदर जो है, लेक में अंदर जो नीचे का एक्वाटिक लाइफ है, दैट रिमेन्स अलाइव. दैट इज द रीजन ओनली कि वो पूरा का पूरा वाटर भी एट अ टाइम इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रीज.
Next is the drinks get cooled more quickly by adding piece of ice than the ice cold water at 0 degree Celsius. Same reason, आइस अगर हम लोग उसके अंदर डालते हैं तो आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज वेरी हाई. This is because 1 gram of ice at 0, it takes 336 joule of heat energy from the drink to melt into water at 0. Very interesting fact it is. मतलब 1 ग्राम आइस अगर हमने डाला तो वो 336 जूल ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगा. किसमें से जो भी कोल्ड ड्रिंक है उसमें से 336 जूल एब्जॉर्ब करेगा. 1 ग्राम ऑफ आइस एब्जॉर्ब करेगा मतलब उसका हीट ले लेगा तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपेंस, दैट कोल्ड ड्रिंक विल बी कूल. Thus the drink liberates an additional 336 joule of heat to 1 gram of ice at 0 to 1 gram ice cold water at 0. Therefore, cooling produces 1 gram of ice at 0 is much more than by 1 gram of water at 0 degree Celsius. Next is when ice in a frozen lake starts melting, its surrounding become very cold. Same reason. बोला है कि when ice in a frozen lake starts melting, तो जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो उसका लेटेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज वेरी हाई. तो 1 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए 336 जूल एनर्जी चाहिए होता है. तो एनर्जी कहां से गेन करेगा, दैट विल गेन फ्रॉम द सराउंडिंग. तो सराउंडिंग से हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, सो सराउंडिंग का टेम्परेचर विल डाउन. सो द सेम थिंग. The reason is that the quite a large amount of heat energy is required, वही 336 joule per gram, for melting a frozen lake which is absorbed from the surrounding atmosphere. As a result, the temperature of the surrounding falls and it becomes very cold. Next is it is generally more cold after a hailstorm when ice melts than during or before the hailstorm. So same है, hailstorms जब भी गिरते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, एक लेयर बन जाता है. एंड when hailstorms start to melt, जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, उनको मेल्ट होने के लिए दे विल एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. कितना, 336 जूल पर ग्राम. उतना एनर्जी वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेंगे. तो सराउंडिंग की एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो एनर्जी की वजह से है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर विल फॉल डाउन. सो दैट रीजन, द रीजन इज दैट आफ्टर अ हेल स्टॉर्म ice absorbs the heat energy required for its melting from the surroundings, so the temperature of the surrounding falls further down and we feel more cold. So we end the B part of calorimetry theory part of this. B part is the change of phase and latent heat. So there is the request to everyone, please like, share and subscribe my channel and comment also. Thanks for watching this video. Thank you.